नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक्टिव पॉलिटिक्स में अब उतर सकते हैं। सोमवार यानी कि आज का दिन 2 मई तारीख 2 मई 2022 बिहार में उन्होंने सक्रिय राजनीति में हाथ आजमाने के संकेत देते हुए ट्वीट के जरिए यह घोषणा की कि ये लोगों के मुद्दों और जन सुराज के रास्ते को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके पास जाने का वक्त है। प्रशांत किशोर, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जगन मोहन रेड्डी से लेकर अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, इन सभी समेत कई पार्टियों के लिए चुनाव में रणनीति बना चुके हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में पहले से स्थापित पार्टियां इसे उनका विशेषाधिकार बताकर ज्यादा महत्व देने को तैयार नहीं दिखती, जबकि बीजेपी के साथ राजनीति में सबसे पहले राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी का कहना है कि यहां यानी कि बिहार का बच्चा बच्चा चाणक्य है और इसीलिए किसी दूसरे या तीसरे चाणक्य की कोई जरूरत नहीं है। 4 मई को लेकर सभी की निगाहें जरूर टिकी हैं कि 4 मई को प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। आज चर्चा इसी विषय पर कि क्या आरजेडी और एनडीए का विकल्प बनेंगे प्रशांत किशोर। तो हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ अभिषेक झा जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जेडीयू, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी, ज्ञान रंजन कांग्रेस प्रवक्ता, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले वो ट्वीट दिखाना बहुत जरूरी है जिस ट्वीट के जरिए प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता तक जाने की इच्छा जाहिर करते हुए राजनीति में अपनी सक्रिय राजनीति की भूमिका भी तैयार कर ली। जरा वो ट्वीट हम चाहेंगे सबसे पहले दिखाना। देखिए, ये वो ट्वीट है जिसे प्रशांत किशोर ने 2 मई 2022 लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी जिसकी जरूरत अब आन पड़ी है, उस भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इस ट्वीट के जरिए उन्होंने आज की सुबह की शुरुआत कर दी। राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए प्रशांत किशोर तैयार हो चुके हैं और ये ट्वीट उन्होंने किया। सार्थक भागीदारी बनने और जनहित की नीतियों को आकार देने में मदद के मेरे प्रयास में 10 सालों का उठक पटक जारी रहा। अब मैं जिंदगी के इस पन्ने को पलटता हूं, यानी एक नए पन्ने की शुरुआत। जनता के मुद्दों और सुशासन यानी जन सुराज की ओर जाने के लिए असली मालिकों जनता तक जाने का समय आ चुका है। ये ट्वीट किया गया प्रशांत किशोर की तरफ से और इस ट्वीट के साथ ही अब बहस और चर्चा इसी पर शुरू हो चुकी है कि क्या एक नया मजबूत विकल्प आरजेडी और एनडीए के बाद बिहार की जनता को मिलने जा रहा है। सबसे पहले मेरा सवाल अभिषेक आपसे ही, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिस ट्वीट के जरिए अपनी राजनीतिक इच्छा को जाहिर कर दिया, हालांकि राजनीति में उनकी भागीदारी पहले से है, लेकिन अब इस नई भूमिका की अगर हम बात करें तो इन्हें आप चुनौती के तौर पर देखते हैं, विकल्प के तौर पर देखते हैं? विभा, आपने ठीक कहा कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और हमारे ही दल में वो थे। फिर पूरा क्या घटनाक्रम हुआ वो सभी के सामने है और भारत के संविधान ने आज़ादी दी है किसी भी व्यक्ति को कि वह कोई भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन खड़ा कर सकता है और उस संगठन के तहत वो काम कर सकता है। तो यह अधिकार तो हर किसी को मिला हुआ है, आपको मिला है, मुझको मिला है, हर कोई जानता है इस चीज को। तो अब अगर वो बिहार में आते हैं, राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं, इससे पहले भी उन्होंने 2 साल पहले संगठन बनाने की कोशिश की थी, क्या हुआ था आपके सामने है। फिर वो बिहार से बाहर भी चले गए थे। तो अगर वो जेडीयू को छोड़ क्यों दिया उन्होंने? प्रशांत, अभिषेक, प्रशांत ने जेडीयू को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि जो मान सम्मान कैबिनेट के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका, उपाध्यक्ष बनाया जाना, इन तमाम चीजों से सम्मानित करने का भरपूर प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से किया गया था। फिर जेडीयू को छोड़ देना, क्या यही वो महत्वाकांक्षा रही होगी? विभा, जेडीयू में वो आए, इतना मान सम्मान मिला, पार्टी के उपाध्यक्ष बने और उसके बाद भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से मान सम्मान मिलना या पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्होंने काम भी किया। किन परिस्थितियों में छोड़ा वह सब तो अतीत के पन्नों में है, अगर उसकी चर्चा हम लोग करें तो समय लगेगा। लेकिन वस्तुतः उनके मन के अंदर क्या भाव था या क्यों उन्होंने
इस तरह की चीजें की और जेडीयू से क्यों उनका अलगाव इस तरह से हुआ, बेहतर तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपने अभी चर्चा की कि भाई प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, वो हम लोगों के लिए एक चुनौती के रूप में है कि नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी का चेहरा पूरे बिहार में एक्सेप्टेबल है। बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह है कि जब भी जिस भी गठबंधन का वो नेतृत्व करते हैं, जनता आशीर्वाद उसी गठबंधन को देती है। तो यहां तो विकल्प की बात ही नहीं है। जनता के पास और जनता अपने लिए सिर्फ एक विकल्प को चुनती है, वो है नीतीश कुमार जी का चेहरा। तो जब जनता नीतीश कुमार जी का चेहरा चुनती है, और प्रशांत किशोर जी ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई भी आकर अपना भाग्य आजमा सकता है, किसी की भी महत्वाकांक्षा हो सकती है राजनीतिक रूप से, तो वो आ सकते हैं, अपनी चीजों को देख समझ सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी के चेहरे के सामने कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी गठबंधन बिहार में कभी भी टिकने वाला है। चलिए, मृत्युंजय तिवारी जी से मैं पूछ लेती हूँ। मृत्युंजय जी से जरा सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या पहले उन्हें कॉम्पिटिटर माना जाता है या नहीं माना जाता है? शुरुआत अभी सारी क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पर उनकी भी अगर शुरुआत इस रूप में हो रही है, तो यहाँ की स्थापित क्षेत्रीय पार्टियां उन्हें किस रूप में देखती हैं? मृत्युंजय जी, क्या आपको भी लगता है कि विशेषाधिकार जरूर हो, इच्छा सबकी अपनी अपनी है और उस इच्छा की पूर्ति करने से कोई उन्हें रोक भी नहीं रहा है? उन्होंने इससे पहले चुनावी रणनीतिकार के तौर पर भी अपनी इच्छा को ही सम्मान और मान दिया था, तभी तमाम पार्टियों के बीच वो रहे भी हैं। क्या उन्हें बिहार के लिए या बिहार में चुनौती के तौर पर देखा जाए? देखिए, ये तो विभा जी आने वाले समय में पता चलेगा वो कितना चुनौती दे पाएंगे या फिर बिहार छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है और कई राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में काम किया है। बहुत जगह सफल रहे, बहुत जगह असफल भी रहे, लेकिन एक बात निश्चित है कि वो बिहार के हैं और जेडीयू में रहे हैं, जेडीयू में पद पर भी रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको अपना सलाहकार भी बनाया था। एक बार और चर्चा हुई थी कि वो पार्टी बनाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, लेकिन फिर वो वापस चले गए थे। ठीक ही बात है कि सब लोगों को अधिकार है, जनता के बीच जाना चाहिए। इसमें कौन किसके लिए चुनौती बनेंगे ये समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल बिहार में सब लोगों को पता है तेजस्वी मॉडल ही कामयाब है और यही जनता को स्वीकार है। जो बात कर रहा है पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, सुनवाई की, कार्रवाई की, इसी की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। जब 2020 में पूरे देश की सरकार, कई राज्यों की सरकारें आ गई 32 हेलीकॉप्टर लेकर बिहार चुनाव में, उस समय भी तेजस्वी यादव जी को जनता ने अपार प्यार दिया और सबसे बड़े दल के रूप में विधानसभा में भेजा। अभी चर्चा तेजस्वी मॉडल की ही हो रही है। मृत्युंजय जी, लेकिन मृत्युंजय जी को पता है यहाँ पर गठबंधन की ही सरकारें बनती रही हैं, तो ये तो आपके लिए भी एक कहीं ना कहीं सुनहरे अवसर के तौर पर आप इसे क्या देख रहे हैं या मान रहे हैं कि चलिए एक और विकल्प आपके पास है? बीजेपी के साथ तो आप जाते नहीं, जेडीयू के साथ आप सरकार में रह चुके हैं, सरकार बना चुके हैं, कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी रह चुकी है, तो क्या एक विकल्प के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? सुनिए, नहीं, देखिए विभा जी, सबको पता है कि बिहार में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा जन समर्थन जिस पार्टी के को है वो राष्ट्रीय जनता दल है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी नहीं करते। पिछले 3 दशकों से आप देखेंगे, 4 दशकों से, 3 दशकों से ही। लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी जब महागठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी जेडीयू के रणनीतिकार थे, उस समय जब हम लोग साथ में चुनाव लड़े थे, तो उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल ही सबसे बड़े दल के रूप में आई थी। हमारी संख्या ज्यादा थी जेडीयू से, कुछ तो उनकी भी भूमिका रही होगी। 15 साल उन लोगों ने प्रशांत किशोर, 15 साल आपका भी शासन है, 15 साल भी अभी ये शासन भी वो देख रहे हैं। जिस पार्टी के लिए उन्होंने रणनीति बनाई, जिस दल के लिए वो थे वफादार, उनको जब वो ज्यादा संख्या नहीं दिला पाए, तो अब वो जाने जो जिनको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको लाया था, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी जाने, जेडीयू जाने। लेकिन उस समय महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में आई थी, हमारे पास 80 सीट थी। मृत्युंजय जी, आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक ऐसा चेहरा है
एक ऐसा नेतृत्व करता है तेजस्वी यादव जी के रूप में है, लेकिन गठबंधन की जिसका कोई सरकार मुकाबला नहीं है, जिसको जनता का प्यार और समर्थन है। सबसे मजबूत पक्ष नजर आता है एक रणनीतिकार होना और जनता का प्यार और समर्थन आशीर्वाद प्राप्त करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ज्ञान रंजन जी से पूछ लेती हूँ। ज्ञान रंजन जी, आपके साथ जुड़ने वाले थे, ऐसा क्या हुआ जो आपके ऑफर को उन्होंने स्वीकार कर दिया, छोड़ दिया और उसके बाद अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया? विवा जी देखिए, बहुत साफ शब्दों में हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे डिस्कशन के बाद उनको एक ऑफर दिया एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप का मेंबर और कुछ डिफाइंड रोल के साथ। जब उनको ये ऑफर मिली, हो सकता है उस ऑफर में वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे होंगे या कुछ उनको कुछ दिख रहा होगा। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। या वो कुछ और चाह रहे होंगे, डिक्लाइन किया ये, या कुछ और चाहत होगी, वो चाहत ऐसी बात ही नहीं कर पाए। देखिए मैं विभा जी प्लीज मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। हर एक दो लाइन पे बोलेगा तो मैं बात को नहीं रख पाऊंगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं, मुझे कृपया बोलने दिया जाए। मैं बोल रहा हूं कि जब उनके पास जो भी आए, उनको ऑफर मिला, वो डिक्लाइन किया, वो क्या चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। हमने जो दिया, हमने उदारीकरण दिया। आपने देखा होगा कि उन्होंने इंटरव्यू में क्लियर शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उदारता दिखाई और दिया। आपने देखा होगा कि इनकी पहचान क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। इनके पास कोई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं जिनकी विरासत में आइडियोलॉजी है। इनका कोई अपना एक आइडियोलॉजी नहीं दिखता है पूरे इनके व्यक्तित्व में कि किस पार्टी से। हर पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में है। और किसी भी पार्टी का मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। मैं एक इंजीनियर था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और 5 साल जब काम किया, तब पार्टी को समझा और पार्टी ने मुझे समझा, तब ये पद दिया। तो पार्टी और पार्टी की विचारधारा को आपको समझनी होगी। इन्होंने जितनी भी पार्टियों को आज तक स्ट्रैटेजी किया है, उन सबके एस्टैब्लिश्ड लीडर रह चुके हैं। कोई भी एक नए लीडर से नई पार्टी को इन्होंने सक्सेसफुल नहीं दिखाया। कहा कि आपको पार्टी ने बिल्कुल आप टोक लीजिए, आपको पार्टी ने पद दिया। मेरा सवाल सुन लें, आपके जवाब से ही ये सवाल पूछ रही हूं मैं। आपको पार्टी ने पद दिया, आप उस पद के साथ, पार्टी के साथ जुड़े हैं, आपकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। मेरा वही तो सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर को वो पद नहीं मिल पाया, इसीलिए उनकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर पाई, इसीलिए अब अपनी पार्टी लाना चाहते हैं अपनी आइडियोलॉजी के साथ? देना चाहता हूं विवा जी, बहुत मैंने इसका जवाब पहले भी दिया लेकिन आपने नहीं समझा। मैं फिर से दोहराता हूं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने पार्टी के लिए 5 साल काम किया। पार्टी ने मुझ पे देखा कि इसका ट्रस्ट है, पार्टी की आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी मिलती है। उसके बावजूद भी इनके एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, हाँ बिल्कुल कोई भी। और इन्होंने फिर भी कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा ओहदा, उनको बहुत बड़ा पद, एक डिफाइंड रोल के साथ उनको ऑफर किया और बड़ी उदारता के साथ। ये मानते हैं छोटा सा सवाल, प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास गए थे या कांग्रेस प्रशांत किशोर के पास आई थी? ये देखिए, ये मैं इसका क्लियर जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे इसके पास ट्रस्ट की बात आपने की ना, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। ये ट्रस्ट की बात आपने की थी, अगर कांग्रेस उनके पास गई थी तो ट्रस्ट रहा होगा। 2000 मैं इसका एग्जांपल दे 2017 में यूपी के इलेक्शन में भी मिलके जब यूपी में चुनाव हुआ था तो आए थे। मैं आपको बताता हूं ट्रस्ट ये किस तरह की, फिर मैं आप बोल रहा हूं आइडियोलॉजी की बात हो रही है, वहां पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है उस इंसान पे नहीं। वो जो काम करते हैं उसमें एक नंबर है, वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, ही हैज प्रूव्ड। वो एक इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ही हैज प्रूव्ड। क्या वो पॉलिटिकल माइंडसेट किस माइंडसेट के हैं ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। अगर वो अपनी पार्टी अगर 4 तारीख को उतारते हैं तो उनके पार्टी के जो संविधान होंगे वो देखने लायक होंगे कि वो किस आइडियोलॉजी और किस संविधान के तहत उतार रहे हैं। सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा उनकी पहले से रही है और आज की तारीख में 2 तारीख आज 2 मई 2022 की चर्चा नहीं कर रही हूँ, 2 मई 2021 को ही उन्होंने इसके संकेत दिए थे। हालांकि शायद निगाह आप सबकी गई या नहीं गई मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इसके संकेत उन्होंने पहले दिए थे। जब कांग्रेस की तरफ से ऑफर था या नहीं था मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये संकेत उनके पहले से थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, मुझे बोलने दिया जाए। विवा जी एक बात बताना चाहता हूं मैं, बहुत देखिएगा कि आपने देखो अल्टीमेट उनका ट्वीट में क्या है, वो बोल रहे हैं जनता मालिक है। अब तक उन्होंने काम किसी पार्टी के लिए किया था, अब वो जनता मालिक है बोल रहे हैं और जन स्वराज की बात कर रहे हैं। अब तक वो किसी पार्टी के आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते थे, प्रोपोगेंडा सेट करते थे, उसकी मार्केटिंग करते थे। अब आप ये जब अब ये पॉलिटिकल अब वो चाहते हैं कि राजनीतिक जीवन में आए तो उनको अब समझिए अब ये है कि वो क्या है।
अब लोगों को विश्वास दिलाना होगा, उनको बैठना होगा बिहार में, बिहार के इसीलिए लोगों तो को कह रहे समझना हैं, होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं ज्ञानरंजन जी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहले मैं गैर सियासी दलों से मिलूंगा, युवाओं से मिलूंगा, और इतने पार्टियों का भ्रमण उन्होंने कर लिया है। तजुर्बा तो उनके अंदर सभी पार्टियों का आ ही चुका है, इसे तो आप नहीं नकार सकते हैं। जीत और हार भी उन्होंने पार्टियों को दिलाई है। आइडियोलॉजी अभी भी क्लियर नहीं है, उस आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है विभा जी। चलिए उसी आइडियोलॉजी के लिए तो नई पार्टी की बात कर रहे हैं, हम भूले नहीं है। नीतीश कुमार हो, बिहार में बाहर हो, ये सारे नारे उनकी तरफ से दिए गए थे। जीत श्री भी मिली, पार्टियों को कहां से कहां पहुंचाने में भी उनकी भूमिका रही है। नीतीश कुमार ऐसे तो नहीं जानते हैं किसी शख्स को जिसके इतने करीब और इस पद पर किसी का चयन उन्होंने कर दिया हो। जानते हैं उनकी क्षमता क्या है। अब ये क्षमता उनकी इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर कितनी निखरती है, ये जरूर सवाल हो सकता है। डॉक्टर संजय कुमार के पास में जाना चाहूंगी। ज्ञानरंजन जी मैं आ रही हूं मैं आपके पास। डॉक्टर संजय कुमार के पास मैं रुक करूंगी। डॉक्टर संजय, क्या आपको भी लगता है कि आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, इसलिए स्वीकार्यता भी नहीं होगी? ऑप्शन बिहार में इस विकल्प के तौर पर बिहार की जनता नहीं देखेगी, ऐसा लगता है क्या आपको? देखिए, डेमोक्रेसी में अब 2 पार्टी सिस्टम तो यहाँ है नहीं, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो जितनी पार्टियां आती हैं, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी नहीं होगी, जितनी पार्टियां आएंगी जनता के पास उतने ही अधिक ऑप्शन होंगे। और डेमोक्रेसी में मैं मानता हूं कि जितने ऑप्शंस होंगे जनता को तरीके से समझने का उनके पास एक अपना आधार होगा। 2 बातों को समझने की जरूरत है। एक पार्ट, कांग्रेस 90 से पहले तक लगातार सत्ता में रही, 90 से लेकर के 2005 तक आरजेडी सत्ता में रही, 2005 के बाद से लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चाहे वो एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ हो, जनता उनको सत्ता देते रही और वो सत्ता में बने रहे। तो उनको तो लोगों ने देखा। अब रह गया कि कोई एक नई पार्टी नई आइडियोलॉजी के साथ अगर आते हैं तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि वो बताना क्या चाहते हैं। क्या वो सोशल केमिस्ट्री से इतर कोई बात करने आए हैं, कोई आइडियोलॉजी की बात करने आए हैं, या उसी सोशल केमिस्ट्री में फिर कोई एक केमिस्ट्री साधने की कोशिश कर रहे हैं और उसके तहत वो बिहार में कोई एक अपनी जमीन तलाशने आए हैं। एक पार्ट ये। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि किसी पार्टी के लिए काम करना और खुद पार्टी बना करके काम करना, दोनों 2 चीजें होती हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर जी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए हों, नीतीश कुमार जी के लिए काम किए हों, ममता के लिए काम किए हों, जिनके लिए भी काम किए हों, परिणाम भी इनके पक्ष में मिला होगा, एक पार्ट है। और खुद पार्टी बना करके और उसको एक परिणाम में बदलना, ये दूसरी बात होती है। तो देखना होगा कि वो अपनी पार्टी जब बना रहे हैं तो वो क्या, कौन सी चीज बिहार को देने जा रहे हैं। डॉक्टर संजय, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। मैं चूंकि जब डॉक्टर संजय प्रशांत किशोर के साथ रणनीतिकार शब्द जुड़ता है, उनके साथ ये रणनीतिकार शब्द जुड़ता है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, मैथ। तो इस मामले में तो वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इतना सब कुछ तो उन्होंने कैलकुलेट किया ही होगा ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट कैलकुलेशन। नहीं, फिर मैं बता रहा हूं कि एक किसी पार्टी के लिए काम करना, एक कॉलेज जो एस्टेब्लिश्ड है उसमें प्रिंसिपल के रूप में काम करना, और एक खुद एक अपना कॉलेज का निर्माण करना, दोनों में चीजें अलग अलग होती है। तो कोई पार्टी जो एस्टेब्लिश थी, उसकी आइडियोलॉजी थी जनता को कैसे पेनिट्रेट करना है, इस पर उन्होंने स्ट्रेटजी के तहत काम किया, वो एक पार्ट है। लेकिन जमीन की तलाश और जमीन तलाश करके एक ताकत पैदा करना, एक संगठन खड़ा करना और उसके आधार पर जनता को यह बताना कि आपने इनको भी देखा, इनको भी देखा, इनको भी देखा। हम एक नए तरीके से आपके बीच में आ रहे हैं और इस तरह के प्रयोग आपके देश में हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को लोग, कितने लोग जानते थे जब वो आए? ठीक है, अन्ना हजारे आंदोलन की ही वो उपज थे, लेकिन जब वो आए तो दिल्ली में उनकी स्वीकारिता हुई, पंजाब में स्वीकार्यता हुई, जो एस्टेब्लिश पार्टियां थी वो हाशिए पर चल गई और अरविंद केजरीवाल एस्टेब्लिश हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई रणनीतिकार एक एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है, हो सकता है, और हल्के में लेकर पार्टियां उन्हें नहीं चल सकती। और बिहार की जनता के लिए एक विकल्प तो जरूर, अगर इस पार्टी के साथ वो निकलते हैं या जुड़ते हैं तो जरूर बिहार की जनता के लिए विकल्प, और विकल्प हमेशा बेहतर जरूर नजर आता है।
अभिषेक, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या जेडीयू के लिए भविष्य में प्रशांत किशोर जो हैं वो उनके साथ तालमेल की बात, क्योंकि आपके साथ उनका तजुर्बा, उनका अनुभव, उनके एक्सपर्टाइज, सारी चीजों को आप बेहतर जानते हैं, आपको वो बेहतर जानते हैं, सबसे इस तालमेल में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और ज्यादा मजबूत विकल्प दिखता है? विवाह भविष्य में क्या होना है, कैसे होना है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन सब के आधार पर अभी प्रतिक्रिया देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हम लोग ये जानते समझते हैं कि वर्तमान परिदृश्य यही है बिहार के अंदर कि हमारा एक मजबूत गठबंधन एनडीए के रूप में है, सभी पार्टियां मजबूत गठबंधन में है, न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर सरकार काम कर रही है और जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के चेहरे पर है। तो भविष्य के कयासों, भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। स्वागत तो करेंगे ना, नई पार्टी सही आपके साथ रहे हैं एक वक्त में। हम लोग किसका स्वागत नहीं करते हैं विभा। लोकतंत्र में हम लोगों ने मर्यादा सीखी है। आपने हमेशा देखा है कि हमारे नेता ने काम करने में विश्वास किया है, उनके खिलाफ तो कितने लोग कितनी बातें करते हैं। तो जब इतने कटु शब्द उनके बारे में बोले जाते हैं फिर भी लोगों का वो स्वागत और अभिवादन ही करते हैं, तो हम भला क्यों किसी का स्वागत नहीं करेंगे। जब लोकतंत्र ने और संविधान ने किसी को ताकत दी है, किसी आदमी को, कि वो अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य कर सकता है, और यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए बिहार आ रहा है तो इसमें दिक्कत और समस्या क्या है। हर किसी को कार्य करने का अधिकार है, वो कार्य करे, सुशासन का सपना साकार करेंगे, युवाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। तो क्या यहाँ पे जो एस्टैब्लिश पार्टियां थी वो वहां पर कहीं ना कहीं लैप्सेस था, खामी थी, कमी थी, और इसी कमी को पाटने के लिए या इस कमी को दूर करने की कोशिश प्रशांत किशोर करने वाले हैं क्या? ये सारे पहलू उन्होंने जरूर देखे, तलाशे होंगे। ज्ञान रंजन जी, आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपको इस बात की तकलीफ है, इस बात का जरा भी दर्द है या तकलीफ हो रही है कि आज वो आपके साथ जुड़ गए होते तो ये सारी चीजों पर एक और आपके सामने कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा, उससे भी अब जूझना है, उससे भी लड़ना होगा, और अब आपके संगठन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होता अगर वो आपके साथ जुड़ गए होते तो? विवा जी, बिल्कुल दुख होने वाली कोई बात ही नहीं है। हमारा संविधान ने उनको अधिकार दिया, हर व्यक्ति को। दुख क्यों? हमें जो उन्होंने वो बात बताई वो बात हम जानते हैं, उस पर कार्यशैली हम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना लोगों को कि ये माइंडसेट है कि इस चश्मा पहन के ये देखते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम है, हम उस पर काम कर रहे हैं। पीके जी अपनी पार्टी बनाते हैं, उनकी अधिकार क्षेत्र में आता है, वो बनाएं। क्या वो जात जमात के पार्टी से उठ के सिर्फ विकास की काम कर सकते हैं? क्या ये आप गारंटी दे सकते हैं विवा जी कि क्या वो एनडीए के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं या आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं? मैं इन सब बातों से करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा आपके पास में विकल्प है, वो आपके साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, भले वो आपकी पार्टी में नहीं जुड़े, लेकिन अब अलग एक पार्टी होंगे तो आपके साथ जुड़ सकते हैं। विवा जी, इसी बात को तो मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी बातों को ही तो इसी पॉइंट पे रख रहा हूं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी जो मुश्किलें कांग्रेस के सामने ये है प्रशांत किशोर या आरजेडी और ये नीतीश। और देखिए इस वक्त एक ट्वीट, इस वक्त सुशील कुमार मोदी का ट्वीट जिस पर उन्होंने वे अब अकेले क्या तीर मार लेंगे, ये ट्वीट किया सुशील कुमार मोदी ने। अलग अलग पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने काम किया अलग अलग पार्टियों के साथ, अलग अलग राज्यों में काम किया है, और अब अकेली पार्टी बनकर वो क्या तीर मारेंगे। फिर भी जनता के मुद्दे को वो समझ नहीं पाए हैं। सदाबहार नदियों को क्या फर्क पड़ेगा, इस ट्वीट के जरिए सुशील कुमार मोदी ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर पर ये हमला किया है, और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि वे अकेले कोई तीर नहीं मारने वाले। सचमुच मृत्युंजय तिवारी जी, आपको लगता है कि ये कोई तीर नहीं मार पाएंगे, या इसके लिए भी अभी थोड़ा इंतजार भविष्य का करना होगा? 4 मई का तो कम से कम जरूरी करना होगा, जिस दिन वो क्या कहते हैं ये सुनना होगा। भविष्य में क्या होगा, एक समय था, वो समय भी लोगों ने देखा है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था, पार्लियामेंट में 2 की संख्या थी, आज पूरे देश में है। तो इसलिए कल क्या होगा, कौन किस रूप में स्थापित होगा, ये तो जनता तय करेगी। अभी जनता ने तय किया है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी को सबसे बड़ी ताकत के रूप में विधानसभा में भेजा है। तेजस्वी मॉडल की चर्चा जोर शोर से जनता कर रही है। अब प्रशांत किशोर जी भी आए हैं, जनता के बीच में जाएंगे, तो इसमें भला बुराई क्या है?
इसका जो शोर मचाया जा रहा है ये हम उचित नहीं समझते हैं। रोज नई पार्टियां बन रही है, लोग दल बना रहे हैं, कितने पार्टी हैं बिहार में। तो इसलिए अब उनका क्या विजन है, वो क्या करेंगे, जनता कितना स्वीकार करेगी, सबसे बड़ा चीज तो जनता है। इसलिए तो जनता के बीच में वो अभी नहीं गए की बात कह रहे हैं। ठीक ही कहा संजय कुमार जी ने। यहाँ पर तो अब शासन के जनता रूप में काम पहले नहीं हो रहा है। कितना जनता के दिलों को जीत पाएंगे, ये ना देखने वाली बात होगी। चलिए 4 मई तक इंतजार करते हैं, 4 मई को वो क्या कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो देखिए आरजेडी और एनडीए का विकल्प क्या प्रशांत किशोर बन पाएंगे। पार्टियां सीधे तौर पर उनके आने से किसी तरह का कोई फर्क पड़ जाएगा ऐसा लगता नहीं है। भविष्य में क्या होगा, कौन किसके साथ चला जाएगा, इसकी दावेदारी भी कोई नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।